औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अपने घरों में खैरियत से होंगे आप। इस वक्त मेरे हाथ में अलीमुल हक हक्की की लिखी हुई किताब इश्क कशीन मौजूद है। आज से कई साल पहले मैंने इनका एक नावल इश्क का ऐन पढ़ा था, और आप यकीन कीजिए कि आज इतने साल गुजर चुके, उसका तासुर मेरे दिल दिमाग पर बुरी तरह हावी है। जनाब, ये जो नावल अभी मेरे हाथ में मौजूद है, ये उनका नावल है इश्क कशीन, जो कि उन्होंने बड़ी ही काविशों से लिखा, क्योंकि उनकी सेहत जवाब दे चुकी थी बहुत से लोगों के असरार पर। और रोज़नामा उम्मत जो कि सिंध में छपा करता था, उनके एडिटर के बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई दिलाने पर उन्होंने ये नावल लिखा था, और बहुत ही मुश्किल से इसे मुकम्मल किया था। इंतसाब में लिखते हैं, मुदीर उम्मत जनाब रफ़ीक अफ़गान के नाम, जिन्होंने अल्लाह के फजल करम से मुझे लिखने की तहरीक दी, ये कहानी लिखने का जवाज़ फराहम किया और ये कहानी लिखवाई, वरना शायद ये कहानी कभी मुकम्मल ना हो पाती। और अपने रूहानी उस्ताद इशफाक अहमद मरहूम के नाम, बदकिस्मती से जिनसे मैं कभी नहीं मिला, लेकिन उनकी फ़िक्र की रोशनी ने मुझे ज़िंदगी के अंधेरों में लड़खड़ाए बगैर एतमाद के साथ चलना सिखाया। आगे कहते हैं, मेरा ये मनसब नहीं कि मैं कहानी के बारे में कुछ लिखूं। कोई भी लिखने वाला नहीं कह सकता कि इसने क्या लिखा है और कैसा लिखा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है कि अपनी ये तहरीर मुझे बहुत पसंद है। कहानी को सनद एतबार तो आप लोग ही देते हैं, और कहानी को कबूल आम अता करने वाला तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। मैं तो बस इतना कह सकता हूँ कि मैंने अपना काम मेहनत, जाफशानी और सच्चाई से करने की कोशिश की है। सिला और कबूलियत आप अल्लाह के और आपके हाथ में। और ये हकीकत अपनी जगह है कि अब तक मैं अपनी तवक्को से बहुत बढ़कर नवाजा गया हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अलीमुल हक हकी जैसे पुरखलूस, सादा दिल और मेहनती शख्स के ये अल्फाज दिल में घर कर जाते हैं। उनकी ये किताब भी अजीब व गरीब कहानियाँ लिए हुए है। गैर मुस्लिम एक ऐसे शख्स की कहानी जो मुशरकों के घर में पैदा हुआ, ठाकुर अवतार सिंह की नाकाबिले फरामोश कहानी, जिसे इश्क हुआ तो एक खूबसूरत आवाज़ से, जब वो कलाम इलाही की किरात कर रही थी। बुत कदे से सराते मुस्तकीम तक के पुरसौबत सफ़र की लाजवाल कहानी है ये इश्क। किताब के हिस्सा अव्वल का नाम उन्होंने लिखा है सुबह काज़िब। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। आइए आगाज करते हैं। मजजूब यूं तेज कदम उठाता चल रहा था जैसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। फिर वो एकदम से बैठ क्या गया, साकित हो गया। इसके जिस्म में तो कुजा कपड़ों में भी जुम्बश नहीं थी, हालांकि खासी तेज हवा चल रही थी। ठाकुर प्रताप सिंह तेजी से आगे बढ़ा, न जाने क्यों वो परेशान हो गया था। मजजूब इससे कोई 20 कदम दूर था। ठाकुर इसके पास पहुंचा और इसके आगे की तरफ फैले हुए हाथ को छू कर देखा। वो हैरान हो गया, मजजूब का हाथ बर्फ की तरह सर्द हो रहा था। ठाकुर सीधा खड़ा हुआ, इसने मजजूब को गौर से देखा। इसका दिल तासुब से भर गया। मजजूब के सीने में सांसों का तमव्वुज भी नहीं था। इसने सोचा, ये तो कोई अच्छा शगुन नहीं, आज के शुभ दिन तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, और होना था तो कम से कम यहाँ ना होता। मजजूब का चेहरा और हाथ पैर धूल में अटे थे। उसका कुर्ता जगह जगह से फटा हुआ था, और पाजामे से अगर पैबंद निकाल दिए जाते तो शायद कुछ भी न बचता। इसके सर के बालों और बड़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी में नाम को भी स्याह बाल नहीं था, लेकिन इसका चेहरा जुआ था, बल्कि इस पर बच्चों की सी मासूमियत थी, और इसकी आंखें बंद थी। ठाकुर बड़ा दबदबे वाला आदमी था, लेकिन इसके चेहरे को देखकर मरूब हो गया। वहां मरने के बाद भी अजीब तरह का जाहो जलाल था। चेहरे का एक एक नक्श डांटता गरजता महसूस हो रहा था। मगर इसी लम्हे ठाकुर के दिमाग में एक शक में सर उबारा, आदमी यूं तो नहीं मरता,
اگر یہ مر گیا ہے تو اس کا جسم دھڑکا کیوں نہیں؟ یہ خیال آتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مجذوب کی پیشانی کو چھوا، لیکن وہ بھی برف کی طرح سرد تھی۔ پھر اگلے ہی پل اسی سرد پیشانی میں جیسے بجلی کا بے حد طاقتور کرنٹ دوڑ گیا۔ ٹھاکر کو بہت شدید جھٹکا لگا۔ وہ بے ساختہ بلا ارادہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایسی سوزش ہو رہی تھی جو جلنے پر ہوتی ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ وہاں جلنے کا نشان ہوگا، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ چند لمحوں میں سوزش ختم ہو گئی اور اس کی گھبراہٹ بھی بتدریج دور ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ مجذوب مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، مگر اب وہ مجذوب کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس طرف سے توجہ ہٹی تو اسے احساس ہوا کہ اندھیرا چھا رہا ہے۔ ابھی اس طرف آتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ سورج دیوتا اپنی کرنوں کی فوجیں سمیٹ کر دوسری طرف چڑھائی کرنے کے لیے چلا جا رہا ہے، اور اب کے تاراج کیے ہوئے آکاش پر اس کے قدم میں کچھ سرخ نشان بھی مٹے جا رہے تھے۔ اندھیرا کسی بہت بڑے باز کی طرح پر پھیلائے دھرتی پر اترا چلا آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھاکر کی نظریں مجذوب کے چہرے کی طرف اٹھی اور اس نے سوچا کہ واپس لوٹ جائے۔ وہ جو سمجھ کر آیا تھا یہ پراسرار مجذوب وہ نہیں تھا، مگر دوسری نظر میں اسے لگا کہ یہ وہی ہے۔ یہ عجیب معمہ تھا۔ اب ٹھاکر کو خیال آیا کہ وہ اپنی حویلی سے نکل کر کھیتوں سے گزر کر اسی طرف آیا ہی کیوں تھا۔ اس کی کوئی تک ہی نہیں تھی۔ حویلی مہمانوں سے بھری تھی، باہر پکوان تیار ہو رہے تھے، گاؤں بھر میں میلے کا سامان تھا۔ اسے تو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا، مگر دل میں ایک لہر سی اٹھی تھی اور وہ بہتا ہوا حویلی سے نکلا تھا اور کھیتوں کی طرف چل دیا تھا، اور اس کے قدم وہاں بھی نہیں رکے تھے، وہ بے اختیار بڑھ رہے تھے۔ اس وقت بھی اس نے سوچا تھا کہ آخر وہ کہاں جا رہا ہے، اسے واپس جانا چاہیے، لیکن خواہش اور کوشش کے باوجود وہ خود کو روک نہیں سکا تھا۔ قدم تھے کہ بہہ چلے جا رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے۔ اسے خوب یاد تھا، وہ سامنے غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے وہ مجذوب دکھائی دیا۔ وہ اچانک ہی نمودار ہوا، اس لیے کہ سامنے حد نظر تک کہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ایسی آڑ، ایسا موڑ نہیں تھا جہاں سے وہ سامنے آتا۔ اس نے سوچا کہ اس کی کیفیت ہی کچھ عجیب تھی۔ ممکن ہے اس نے مجذوب کو دیکھ کر بھی نہ دیکھا ہو، کوئی جادو تو نہیں ہو سکتا۔ اور مجذوب زمین سے تو اگنے سے رہا۔ مجذوب بہت دور تھا، اتنا دور کہ نہ اسے اس کے چہرے کے نقوش نظر آتے تھے، نہ اس کا کرتا پھٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے میں وہ اسے مجذوب کیوں سمجھ رہا ہے؟ اسے تو اس کو کوئی جوگی سمجھنا چاہیے تھا۔ اس معترضانہ سوال نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا۔ ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ سچ یہ تھا کہ مجذوب وہ سمجھتا تھا۔ بہت برس پہلے زمانہ تعلیم میں اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا تھا جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھا۔ تب اس کے ہم جماعت مسلمان دوست امان اللہ نے اسے بتایا تھا کہ ایسے لوگ صاحب حال ہوتے ہیں اور مجذوب کہلاتے ہیں۔ برسوں پرانا وہ حوالہ اس کے ذہن میں محفوظ نہ ہوتا تو شاید وہ اسے جوگی ہی سمجھتا۔ سو اس کے اندر موجود یقین نے اس سوال کو بجبر مٹا دیا۔ پھر اس یقین کے اندر سے ایک اور یقین نے سر اٹھایا۔ اس نے سوچا یہ وہی بزرگ ہستی ہے جس سے اس نے ٹھیک 1 سال پہلے خواب میں دیکھا تھا۔ اس یقین کے ساتھ ہی پچھلے معترضانہ سوال نے پھر سر اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بزرگ ہے جبکہ آنے والے کا چہرہ تک دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اندر کے یقین نے پھر اس سوال کے سر پر دھک سے ہاتھ مار دیا۔ خاموش بے ادب یہ وہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹھاکر کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ آگے بڑھنے کی وہ لہر غائب ہو گئی جو اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ وہ مجذوب کو آگے بڑھتے دیکھتا رہا۔ مجذوب کے چہرے کے نقوش واضح ہوئے تو اس نے دل میں کہا نہیں، یہ خواب والا بزرگ نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ ہر شخص بارہا کسی نہ کسی اجنبی کو خواب میں دیکھتا ہے۔ سو کر اٹھتا ہے تو پھر چہرہ اسے یاد نہیں ہوتا، یاد بھی ہو تو تھوڑی دیر میں محو ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے 1 سال پہلے جس بزرگ کو خواب میں دیکھا تھا اسے اس کا چہرہ اب بھی یاد تھا۔ وہ جب تصور کرتا اس جیتا جاگتا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، چہرے کے ہر نقش اور تاثر سمیت۔ اس لیے تو اس نے جان لیا کہ وہ مجذوب وہ نہیں ہے۔ مگر مجذوب 2 قدم آگے آیا تو ٹھاکر کو لگا کہ وہی بزرگ ہے۔ اگلے لمحے نے اس کی نفی کر دی۔ شاید کسی خاص زاویے سے وہ اس بزرگ جیسا لگتا تھا، شاید کوئی مشابہت تھی ان دونوں میں مگر دور تھی۔ اور پھر مجذوب اچانک بیٹھ گیا تھا، مر گیا تھا۔ ٹھاکر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ٹھاکر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ آواز سن کر ٹھاکر اچھل پڑا۔ سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔
اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مجذوب اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کے سواگت کے لیے آیا ہوں، ٹھاکر نے بے ساختہ کہا۔ کہنے کے فوراً بعد اس نے سوچا یہ دوست نہیں ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ کوئی انجانی طاقت اسے کھینچ کر لے آئی ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم تو خود خیر مقدم کے لیے یہاں آئے تھے، کچھ ضروری کام بھی تھے جو نمٹا لیے، اب ہمیں جانا ہے۔ مجذوب کی آواز میں گہرائی تھی اور گونج تھی، صحراؤں کی گونج۔ میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، ٹھاکر نے پھر بلا ارادہ کہا۔ اب اسے اپنی خود رفتگی سے خوف آنے لگا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مجذوب نے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں مہاراج کہ آپ میری خوشیوں میں شریک ہوں، میرے بچے کی صورت دیکھیں اور اس کو دعا دیں۔ ہم تمہاری اور اپنی خوشی میں شریک ہو چکے ہیں۔ بچے کی صورت دیکھ لی اور دعا بھی دے دی۔ مجذوب نے بڑی تمکنت سے کہا، ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ ٹھاکر حیران رہ گیا، مگر مہاراج آپ تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ ہر سمت اسی کی ہے، مجذوب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، باقی سب نظر کا دھوکہ ہے۔ ٹھاکر کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، لیکن اس نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ چل کے کچھ جل پان تو کر لیں مہاراج، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ نہیں ابھی نہیں، وہ بڑا ہوگا اور دعوت کرے گا تو ہم ضرور آئیں گے۔ تو مجھے کس لیے بلایا تھا مہاراج؟ ٹھاکر کی زبان پھر پسلی، اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ راجپوت میں ایسی عاجزی سب اس کی شان ہے۔ مجذوب نے انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، پھر یوں بولا جیسے سچ مچ ٹھاکر اسی کے بلاوے پر آیا ہو۔ کچھ باتیں سمجھانی تھی، پہلے یہ بتا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مجذوب نے ٹھاکر کے گاؤں کی طرف اشارہ کیا، وہ جگہ جہاں وہ چراغ روشن ہے۔ ٹھاکر نے اشارے کی سمت دیکھا اور بڑے فخر سے بولا، چراغ؟ وہاں تو چراغاں ہو رہا ہے مہاراج۔ نہیں، ابھی تو وہاں اندھیرا ہے، بس وہی ایک چراغ روشن ہے، چراغاں تو بعد میں ہوگا۔ ٹھاکر نے حیرت سے اپنی حویلی کو دیکھا جو روشنی میں نہائی ہوئی تھی، اور مجذوب کہہ رہا تھا کہ وہاں اندھیرا ہے۔ وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن ادا سے کسی نے اسے روکا اور اسی نے ایک بار پھر خود کو محبت سے بچا لیا۔ برسوں پہلے امان اللہ نے نصیحت کی تھی کہ ایسے لوگوں سے الجھنا اچھا نہیں ہوتا، جو بھی کہیں چپ چاپ سن لو۔ وہ میرا گاؤں ہے مہاراج، اس نے کہا، اس کا نام ٹھاکروں کی گڑی ہے۔ نہیں رہے گا نہ یہ گاؤں نہ یہ نام، یہ اجڑ جائے گا، پھر دوبارہ آباد ہوگا اور اس کا نام حق نگر ہوگا۔ بڑی رونق ہوگی یہاں۔ ٹھاکر کو برا تو بہت لگا، مگر وہ برداشت کر گیا۔ دیکھ میری باتیں غور سے سن اور بھولنا مت، مجذوب نے ٹھاکر سے کہا۔ وہ چراغ جس نے روشن کیا، اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا، لیکن تو اس کے سامنے ہوا کے لیے آڑ بن کر کھڑا ہوگا تو تیرا ہی بھلا ہوگا۔ چراغ تو روشن ہی رہنا ہے، اسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ٹھاکر کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مگر اس نے عاجزی سے کہا، میں سمجھ گیا مہاراج۔ اور سن، وہ تجھے ملا، یہ رب کا احسان ہے تجھ پہ۔ تیری سمجھ میں اس کی باتیں نہیں آئیں گی، نہ تو اس سے بحث کرنا اور نہ سختی کرنا اس پر۔ اسے کسی بات سے مت روکنا، اس کی بات مان لیا کرنا، اس کا دل میلا نہ ہونے دینا، اس کا بن کر رہنا، تیرا ہی بھلا ہے اس میں۔ جان دے دینا اس کے لیے، پھر تیرا کھوٹا سکہ بھی اشرفی کے مول چل جائے گا۔ اس بار ٹھاکر کی سمجھ میں یہ بات پوری طرح آئی تھی۔ وہ تو میری جان ہے مہاراج، کچھ بھی ہو جائے، وہ کچھ بھی کرے، ہمیشہ اسے جان ہی سمجھنا۔ مجذوب کا لہجہ سخت ہو گیا، بس اب چلا جا، وہاں حویلی میں تیری ضرورت ہے، وہاں ڈھونڈ پڑی ہے، تیرا بچہ کھو گیا ہے۔ ٹھاکر کے ہوش اڑ گئے، میرا بچہ؟ گھبرا مت، مجذوب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تیرا بچہ محفوظ ہے، وہ اس کمرے میں ہے جسے اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اب وہی اس کا کمرہ ہے، جب تک وہ اس حویلی میں ہے اس کمرے میں رہے گا۔ ٹھاکر کا راجپوتی خون جوش کھا گیا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ 22 سال بعد اسے بیٹا ملا ہے تو اس کے فیصلے دوسرے لوگ کر رہے ہیں؟ اسے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اپنی حویلی میں اس کے بیٹے کو کس کمرے میں رہنا ہے؟ क्षमा کریں مہاراج، اس نے بڑے دبدبے سے کہا، تم ٹھاکر لوگ اپنے معاملات میں دوسرے کی مداخلت قبول نہیں کرتے۔ مجذوب کو جلال آ گیا، ادھر دیکھ میری طرف۔ اس کے لہجے میں بجلی کی کڑک تھی، اور میری بات غور سے سن، اپنی ٹھاکری کو بھول جا، یہ بچہ تجھے تیری ٹھاکری کی قیمت پہ ملا ہے۔ ٹھاکر نے سر اٹھایا، پہلی بار وہ براہ راست مجذوب کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان آنکھوں کے سوا اسے کچھ نہیں یاد رہا۔ وہ آنکھیں عجیب تھیں، ان میں بلا کی چمک تھی جو مجذوب کے جوان چہرے سے ہم آہنگ تھی، اور ان میں جہاں دیدگی تھی، دانش تھی جو مجذوب کے سر اور داڑھی کے سفید بالوں سے میچ کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بوڑھی بھی تھیں اور جوان بھی۔ میری بات غور سے سن، میں یہاں یوں ہی وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ مجذوب کی آواز اسے کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ ہمتاً متوجہ ہو گیا۔ حویلی میں سب پریشان ہیں، پاگلوں کی طرح بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تجھے جا کر سب کو مطمئن کرنا ہے۔
वो कमरा कौन सा है महाराज? ठाकुर अभी इन आंखों में देख रहा था, पिछवाड़े की तरफ जो कोने वाला कमरा है। ठाकुर के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से दहशत झलकने लगी। इसने इस कमरे का तस्वर किया जो हर वक्त मुकफ्फल रहता था तो इस पर लर्जा चढ़ गया। गजब हो गया महाराज, इसकी आवाज़ भी लरज रही थी। इस कमरे में तो भूत प्रीत। मजजूब आपे से बाहर हो गया। बकवास मत कर बदबख्त, मलऊन, गुस्ताख, जबान दराज, तू नहीं जानता। वो कहते कहते रुका और दोबारा बोला तो इसका लहजा बेहद नर्म था। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है ठाकुर, बस ये याद रख, अब वो तेरे बेटे का कमरा है। तू इस कमरे को खोल कर देखना। बच्चा जिस रुख से लेटा मिले इसे हमेशा इस रुख लेटाना, कभी इसके खिलाफ न करना वरना बहुत बुरा होगा। और इस कमरे में पिछवाड़े के रुख पर छोटा सा दरवाज़ा है ना, इसे कभी ना भूलना और ना खोलना। और इस दरवाजे के चारों तरफ 2-2 फुट की जगह छोड़ देना। इस तरफ कोई ना जाए, बाकी कमरा तुम्हारा है, किसी को कोई खतरा नहीं हो गया, समझ गया? इस कमरे का तस्वर करके ठाकुर का दिल लरज रहा था। फिर भी इसने दिल कड़ा करके कहा, मैं समझ गया महाराज। और सुन, तेरा बेटा जिद्दी नहीं होगा, लेकिन कभी जिद करे तो इसके खिलाफ न करना, इसकी जिद पूरी कर देना। निशानियां नजर आती रहेंगी, इनको मानते रहना। और हाँ, वहाँ शहद मिलेगा, वो बच्चे को चटाते रहना। आवाज वक्त ठाकुर ने इस अस्वात में सर हिलाया। फिर जहन में उठने वाला एक सवाल इसकी जुबान पर आ गया। तुम मिस, वो कहते कहते रुका। वो मुसला कहना चाहता था, लेकिन इसके अंदर की किसी कुव्वत ने इसे वो टोक दिया। ये मुनासिब नहीं होगा। इसने जल्दी से तस्दीक की। तुम मुसलमान हो महाराज? मजजूब मुस्कुराया। हम मुस्लिम हैं, अल्लाह के फरमा बरदार। बच्चा तो हमारा ही है ना महाराज? ठाकुर के लहजे में अंदेशे थे। वो खुश नसीब है ठाकुर प्रताप सिंह, वो ना तुम्हारा है ना हमारा है, वो उसका है जिसका हर बंदे को होना चाहिए। लेकिन बदनसीब इसी को छोड़कर सबके हो जाते हैं, बस इसके नहीं बनते। अच्छा अब तू जा। ठाकुर को अब हवेली की फिक्र थी, वहाँ की परेशानी का ख्याल था। वो जाने को बेताब था, चुनाचे जाने के लिए पलटा, मगर मखजूब की आवाज़ ने इसके पाँव पकड़ लिए। एक आखिरी बात, मेरे मुतल्लिक किसी को ना बताना। हाँ, ज़रूरी हो तो बीवी को बता सकता है। जो हुक्म महाराज। बस अब चला जा और मेरी हर बात याद रखना, भूलना मत। ठाकर पलटकर तेज कदमों से गांव की तरफ चल दिया। इसका बस चलता तो वो भागने लगता। कुछ दूर जाने के बाद इससे पलट कर देखा, मगर वहाँ मजजूब का नामो निशान भी नहीं था। वो खुला मैदान था और अभी इतना अंधेरा भी नहीं हुआ था कि मजजूब नजर ना आता, लेकिन वो जैसे नमूदार हुआ था वैसे ही गायब भी हो गया था। गांव की तरफ कुछ और बढ़ने के बाद ठाकुर को ऐसा लगा कि जो कुछ इसने देखा जीती जागती आंखों का ख्वाब था। फिर इसे ख्याल आया कि मजजूब को इसका नाम भी मालूम था, चुनाचा उसका ये ख्याल और भी पुख्ता हो गया। इसके कदम सुस्त पड़ गए। इसने सोचा परेशानी की कोई बात नहीं, ये सब मेरा वहम था, बच्चा वहीं ठाकरानी के पास ही लेटा होगा। मगर वो गांव में दाखिल हुआ तो इसे दूर इसे एहसास हो गया कि वहाँ गैर मामूली सूरत हाल है। लोग परेशानी में इधर से उधर भाग रहे थे। हवेली में भी भगदड़ का सम्मान था। इसके कदम फिर तेज हो गए। ठाकरानी रंजीता का अजीब हाल था। मुख्तलिफ और मुतजाद कैफियत थी जो इसके अंदर घुल मिल गई थी। वो थकन से चूर थी, खुशी और तमानियत से सरचार थी, ऐसी तमानियत जिसका इसने कभी तस्वर भी नहीं किया था। इसे तकलीफ भी हो रही थी, मगर इसका एहसास ज़्यादा नहीं था। अभी ज़रा देर पहले कमरा लोगों से भरा हुआ था। दूर दूर से इनके रिश्तेदार यहाँ आए हुए थे। दिन से मेहमानदारी चल रही थी और जश्न की तैयारियां हो रही थीं। और अभी थोड़ी देर पहले सब बच्चे को देखने और उसे विदाई देने के लिए जमा हुए थे। वो खुशी और फख्र में तकलीफ को भी भूल गई थी। वो बधाइयाँ ले रही थी। ठाकुर का चेहरा देखकर इसे बहुत खुशी हुई थी। वो जैसे फिर से जवान हो गया था। ठाकुर और सब मेहमान कमरे से निकले तो दाई राजू ने इसे लिटा दिया। इसे अच्छा लगा क्योंकि बैठे बैठे इसे थकन हो गई थी। मैं जा रही हूँ मालकन, दाई ने इसे कहा, जरा घर को भी देख लूँ, बस तुरंत आ जाऊंगी। चली जा, पर शांता को इधर भेज देना, ठाकुरानी ने कहा। दाई राजू कमरे से निकली। ठाकुरानी की आंखें बंद हुई जा रही थी, लेकिन वो वाशी की कैफियत से लड़ती रही जिसमें उतरने को इसका जी भी चाह रहा था, मगर बच्चा अकेला हो जाता। शांता आ जाएगा। और अगले ही लम्हे शांता कमरे में आ गई। वो शायद कमरे से बाहर ही थी। दाई राजू के निकलते ही आ गई थी। ठाकुरानी ने इसे कोने में फर्श पर बैठे देखा और आंखें बंद कर ली। अब वो सुकून से सो सकती थी। ठाकुरानी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गशी की वो कैफियत कितनी देर रही। अचानक इसे अपने बच्चे का ख्याल आया। कोई परेशानी की बात थी जो इसकी समझ में नहीं आ रही थी। इसने चौंक कर आंखें खोली। शांता, और शांता, इससे पुकारा। शांता बिजली की सी तेजी से उठकर इसके पास आई। जी मालकन, जरा छोटे ठाकुर को उठाकर मेरे पास लेटा दें। ठाकुरानी की मुसहरी
दीवार से लगी थी, बच्चे का पंगूड़ा इसके बराबर था, दरमियान में इतनी जगह छोड़ दी गई थी कि ठाकुरानी को उठने की जरूरत पड़े तो वो मसहरी से उतर सके। वो चाहती तो उठकर बच्चे को खुद भी उठा लेती, लेकिन एक तो वो निढाल हो रही थी, दूसरे राजू ने से 6 दिन एहतियात करने को कहा था। जी मालकन, शांता ने कहा। ठाकुरानी की आंखें फिर मुंद गईं, लेकिन शांता की चीख सुनकर वो घबराई। इसका दिल धक से रह गया। क्या हुआ शांता? जी मालकन, वो छोटे ठाकुर। शांता से बोला नहीं जा रहा था। ठाकुरानी सब भूल कर एकदम से उठकर बैठ गई। क्या क्या हुआ छोटे ठाकुर को? इसने घबरा कर पूछा। इसका एक हाथ सीने पर था, इसकी आंखें पूरी तरह खुल गई थी, बल्कि फट सी गई थी। शांता बुत बनी खड़ी थी, इसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? ठाकुरानी ने इसे डांटा। वो छोटे ठाकुर यहाँ नहीं है, शांता ने बड़ी मुश्किल से कहा। ठाकुरानी को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा, इसका दम घुटने लगा। क्या बकती है, यहीं तो थे छोटे ठाकुर, इसने डूबती आवाज में कहा। झूला खाली पड़ा है मालकन। ठाकुरानी ने बड़ी तेजी से सोचने की कोशिश की, मगर बात समझ में आने वाली नहीं थी। राजू गई है तो बच्चा यही था, वरना राजू ही शोर मचा देती, और राजू के जाने के 1 मिनट बाद शांता कमरे में आ गई थी, और इस दौरान वो खुद आंखें खोले लेटी थी। 1 मिनट में बच्चा कहाँ जा सकता है? कमरे में देखो इधर उधर, इसने शांता से कहा। कमरे में ऐसी कोई जगह ही नहीं थी। फिर भी शांता ने कमरा छान मारा। इस दौरान ठाकुरानी सोचती रही, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। जा जाके ठाकुर जी को बुला कर ला, ठाकुरानी ने कहा। चंद मिनट बाद ठाकुरानी का कमरा भर गया। सब मेहमानों को पता चल गया था, सब आ गए थे, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह का कहीं पता नहीं था। ठाकुरानी का बुरा हाल था। मेहमानों में ठाकुर के चचेरे भाई बलबीर सिंह भी थे। उन्होंने इसे दिलासा दिया, बच्चा कहाँ जाएगा? देवरानी जी, खुद को हलकान मत करो। पूरी हवेली छान मारी गई, बच्चे का कहीं पता नहीं था। ठाकुर भी अभी तक वापस नहीं आया था। ठाकुरानी पर गशी के दौरे पड़ने लगे। एक और मुसीबत खड़ी हो गई, ठाकुरानी को संभाला जाए या बच्चे को तलाश किया जाए, ऐसे में दिलासा ही दिया जा सकता है। ठाकुरानी के बहन को राजू का ख्याल आया। दाई को बुलाओ, इससे पूछो। शांता राजू को बुलाने के लिए दौड़ गई। रास्ते में जो भी इसे मिला, इसने इसे बच्चे की गुमशुदगी का पता बता दिया। नतीजा ये निकला कि पूरे गांव को पता चल गया। गांव वाले ठाकुर से मोहब्बत करते थे, वो परेशान थे और इधर उधर बच्चे को ढूंढने लगे। इधर ठाकुरानी को एक और ख्याल सूझा, डूबने को तिनके का सहारा काफी होता है, हो सकता है वो बच्चे को कहीं ले गए हों। वो बोली। इसका इशारा ठाकुर की तरफ था। इस पर सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। ठाकुर को बाहर जाते इनमें से किसी ने भी नहीं देखा था। मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन राजू ने आकर वो तिनका भी तोड़ दिया। मैं गई हूँ मालकन, तो छोटे ठाकुर पंगूड़े में थे। ठाकुरानी जानती थी कि ठाकुर राजा के जाने से पहले ही कमरे से चले गए थे। वो तो फिर राजू गई और 1 मिनट बाद शांता कमरे में आ गई। इस 1 मिनट में बच्चा कैसे गायब हो गया? इसने यही बात बुलंद आवाज में सबसे कही। इस पर सब लोग दाई राजू को मुश्तबा नजरों से देखने लगे। तू झूठ बोल रही है? बलबीर सिंह ने राजू से कहा। राजू बौखला गई। मालकन से पूछ ले, मैं गई हूँ तो मेरे हाथ खाली थे। ये ठीक कह रही है, ठाकुरानी ने गवाही दी। अब सब शांता की तरफ मुतवज्जो हो गए। तो फिर तू बता, ठाकुर अर्जुन सिंह ने इसे डांटा। मैं क्या बताऊं मालिक, तू और कौन बताएगा? राजू के जाने के बाद कमरे में तेरे सिवा कौन था? ठाकुर की बहन कुईता बोली। बता, किसने दुश्मनी की है हमसे? कौन था जिसे तूने बच्चा देकर भगा दिया? बता, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगा। बलबीर सिंह बोला। राम जी की सौगंध, यहाँ कोई नहीं आया ठाकुर जी, शांता गड़गड़ाई। और मैंने देखा तो झूला खाली था। बता हराम। नताशा ने हाथ जोड़ लिए। मालकन, मुझ पर शुबा करने के बजाय आप मुझे जान से मार दें। वो रोने लगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हम तो नस्लों से ठाकुरों का नमक खा रहे हैं। नमक हरामी में देर कितनी लगती है, अर्जुन ने कहा। ठाकुरानी को शांता पर तरस आने लगा। वो बुलक बुलक कर रो रही थी। इसे कुछ ना कहे, मेरा दिल नहीं मानता, ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। खैर, बाद में देखेंगे, इन दोनों को कहीं जाने ना देना। बलबीर सिंह बोला। इशारा शांता और राजू की तरफ था। हम जरा बाहर देखते हैं। मर्द बाहर चले गए। कमरे में औरतें रह गईं। शांता रोए जा रही थी। राजू सर झुकाए खड़ी थी। अचानक बाहर शोर मचा। ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। ठाकुरानी के दिल में उम्मीद जाग उठी। ठाकुर प्रताप सिंह हवेली की तरफ बढ़ता रहा। इसने किसी से हंगामे का सबब नहीं पूछा, क्योंकि इसे मालूम था किसी को इसे बताने की हिम्मत नहीं हुई। सब अपनी अपनी जगह ठहर गए और इसे जाता देखते रहे। हवेली में दाखिल होती ही इसका सामना अर्जुन सिंह और बलबीर सिंह से हुआ। काका, तुम्हारा बालक गायब हो गया है, बलबीर सिंह ने इसे देखते ही कहा। परेशान ना हो, मुझे पता है कि वो कहाँ है। प्रताप सिंह ने कहा। आप सबको समझा दे वीर जी के इसकी चिंता न करें। वो ये कहकर अंदर चला गया। बलबीर सिंह और अर्जुन सिंह ने सबको समझाया।
सिते हुए चेहरों की रौनक वापस आने लगी। इधर ठाकुर प्रताप सिंह ठाकुरानी के कमरे में दाखिल हुए। इन्हें देखकर ठाकुरानी रोने लगी। नताशा और दाई राजू के चेहरों पर जर्दी खिंड गई। ठाकुर ने पत्नी से कहा, रंजीता, रोने की जरूरत नहीं। चौधरी ठाकुर, ठीक है, इसकी चिंता मत करो। कहाँ है मेरा पुत्र? बताता हूँ, धीरज रखो। ठाकुर ने कहा, फिर औरतों की तरफ मुड़े, तुम लोग जाकर जश्न की फिक्र करो। सब समझे कि ठाकुर जी को ठाकुरानी से बात करनी है। नताशा और राजू की भी जान में जान आ गई। तखलिया होने के बाद ठाकुर ने ठाकुरानी से कहा, हमारा पुत्र इस कमरे में है जहाँ हर वक्त ताला लगा रहता है, वही कोने वाला कमरा। हाय राम! ठाकुरानी बुखरा कर उठने लगी। ये क्या गजब किया आपने? बैठी रहो, ठाकुर ने कहा, और इसे मैं वहां नहीं लेकर गया। किसी ने इसे वहां पहुंचा दिया है, मगर तुम डरो मत, इसे कुछ नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप? वहां तो आसे। ठाकुर ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा मत कहो, कभी ना कहना। कहने को किसी को भी कहने नहीं देना। इसे मजबूर कर अटेमर याद आ गया था, अब वही हमारे पुत्र का कमरा है। आप कैसी बातें करते हैं? इसे लाएं यहाँ से। ठाकुरानी बेफर गई। रंजीता, मेरी बात सुनो सुकून से। ठाकुर का लहजा सख्त हो गया। तुम्हें वो ख्वाब याद है? मुअज़्ज़िज़ सामीन, नॉवल इश्क कशीन का एक बेहद मामूली सा हिस्सा मैं मुकम्मल कर पाई हूँ। इंतहाई सगीन नॉवल है ये, और अपने असलूब बयां और खूबसूरत अंदाज़ तहरीर से पढ़ने वाले के दिलों को मुतासिर करता है, अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और इसके सहर से कोई बच कर नहीं जा सकता। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।